हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी के इस मेंस प्रोग्राम में। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से कर लिया होगा और मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए सारे लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, ताकि आप समय आने पे बहुत ही आसानी से उनको रिवाइज कर सके। आज हम लोग 1857 की क्रांति को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। पहला पार्ट होगा इंडिया के नजरिए से कि पूरे ओवरऑल इंडिया में क्या-क्या घटनाएं हुई थी, 1857 की क्रांति में क्या-क्या घटनाएं घटी थी, क्या उसके कारण थे। फिर उसके बाद हम लोग बिहार के ओर चलेंगे कि 1857 के दौरान बिहार में क्या हालत थे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे अगर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप जाएं तो ये पाएंगे कि बीपीएससी लगातार साल दर साल यही वो टॉपिक है जिससे सवाल पूछते आया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बीपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। तो आइए ये सफर शुरू करते हैं। आप बस साथ में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन है इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये स्टार्ट क्यों हुआ। तो देखो, जिस तरीके से हम लोग गुब्बारे में हवा भरते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि गुब्बारा उस हवा को संभाल नहीं पाता है और वो फट जाता है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही हुआ क्या कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ, और वहां पे रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री प्राप्त हुआ अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद जो है वो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। 1765 में जो इलाहाबाद का ट्रीटी है वो हुआ, और वहां पे इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल गया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये 100 सालों में, मतलब 1757 से लेके 1857 तक, मतलब रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले तक, ये जो भी इनके कार्य थे वो सब भारतीयों के खिलाफ थे। भारतीयों पर तो ये शोषण कर ही रहे थे, जो कि इस पिक्चर में देखने के लिए साफ साफ मिल रहा है। ऊपर से हमारे जो पर्यावरण है उस पे भी ये लोग कुछ कम जुल्म नहीं ढा रहे थे। आज हम लोग हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। आज हम लोग नामीबिया और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री से चीता को लाके यहाँ पे रीलोकेट कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीते की खाल है। ये बिल्कुल चीते की खाल है, ये लेपर्ड नहीं है, ये चीते की खाल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये बाघ है, बाघ है। बाघ के तो अनगिनत स्किन आपको देखने के लिए मिल रहे होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ना सिर्फ भारतीयों पे, भारत के पूरे पूरे भारत पे, इंक्लूडिंग अवर इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, हर चीजों पे इन लोगों ने इस प्रकार से जाति ढाया है कि ये होते होते एक समय ऐसा आया कि लोगों ने बोला कि भैया सुनो, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और अब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। एंड दे रिवोल्टेड। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है कि क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको कंटेंट्स दूंगा एग्जाम के लिए, तो देखिए कंटेंट दिए हुए हैं और मैं इन हर लाइन को, स्टेटमेंट को अपनी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रखूंगा। आपका काम यह है कि चीजों को समझना। आप अगर समझ गए तो अपने अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप एज इट इज इसको उठा के एग्जाम में जाके, जिसको आप अपने भाषा में बोलते हैं कि छापना है, तो आप इसको छाप के आ सकते हैं। लेकिन पहले जरूरी है कि आप इसे समझ जाएं और इसका फिर नोट्स बना लें। ठीक, एक चीज मैं फिर से बता दूं, जो कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों ने पहला ओरिएंटेशन लेक्चर नहीं देखा होगा, या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हमारा जो बीपीएससी 71st बीपीएससी का जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा है कि मैं सारे जो कंटेंट हैं वो यहाँ पे दे रहा हूं, जो मेन कंटेंट है जिस पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसका सेकेंड स्टेज क्या होता है कि ये यूट्यूब पे इतना ही है। उसके बाद इसका सेकेंड स्टेज है, क्योंकि यूट्यूब पे सर्टेन चीजें नहीं हो सकती, उसके बाद
सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे ऐप पे। जो एप्लीकेशन है वहां पे डिस्क्रिप्शन में नीचे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो ऐप पे करेंगे। उस ऐप पे जाइए, वहां पर आपको बीपीएससी का एक कोर्स दिखेगा, उसके सारे डिस्क्रिप्शन जो भी है वो वहां पे मिल जाएंगे। उस ऐप पे सबसे पहले हम लोग लाइव मिलेंगे, लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, बॉडी में कौन से कंटेंट कैसे डाला जाता है, ठीक, फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद फिर कंक्लूड, है ना, कंक्लूड कैसे करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, एक बार मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या है कि मैं लिख के आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। पहले मैं लिखू, मैं कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं लिखूंगा आपके सामने, ठीक। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कुछ क्लास में, जब ये क्लास ऐसे चलेगा, तो फिर हम दोनों साथ में लिखेंगे। मैं भी लिखूंगा और आप भी लिखेंगे, हम भी स्क्रीन पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मेरा अपना नाम लिख रहा हूं, तो जैसे मैं लिख रहा हूं ये ऐसे ही मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, और आप जो है वो इसको देखेंगे और आप देखेंगे कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। मतलब मैं हाथ पकड़ के लिखना सिखाऊंगा, ये बात समझिए। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो वो ऐप में आएगा, ये तो यूट्यूब है, ऐप में आएगा, ऐप में टाइमर चलता रहेगा और उस टाइमर में आपको लिखना है, ठीक। और आप लिखेंगे 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 लिखेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर टेस्ट होगा, ऐप पर ही टेस्ट होगा, वैसे ही टाइमर लगा के टेस्ट होगा। और फिर क्या होगा कि आप अपने आंसर शीट का फोटो क्लिक करके और आप ऐप पे ही अपलोड कर देंगे और वो मेरे पास पहुंच जाएगा। देन आई एंड द अदर पीपल अराउंड मी वो उसको इवेलुएट करेंगे और इवेलुएट करके आपको बताएंगे कि आपके आंसर में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर करके परफेक्शन की ओर बढ़ा जा सकता है। तो दीज आर द कंप्लीट स्टेप। अगर आपको वहां पे ऐप पे नहीं करना है तो आपको कंटेंट यहाँ पे मिल ही रहा है। अगर आप सीरियस हैं, आपको लगता है कि आपको वहां पे मतलब जाके और ये करना है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में, जो ओरिएंटेशन सेशन है, फर्स्ट सेशन है, उसके उसके बारे में इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सबसे फर्स्ट लेक्चर, उसमें आप जाके बहुत ही डिटेल में देखिए। प्राइस वगैरह, कॉस्ट वगैरह सब कुछ बहुत ही खुल के बात किया हुआ है वहां पे। आप बिल्कुल वहां पे जाके देखिए और आपको हर चीज डिटेल में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। अब हमने बात किया कि क्यों हुआ, तो अब उसके रीजंस हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक रीजंस, सबसे पहले है इकोनॉमिक रीजंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एकदम एज इट इज ऐसे ही लिख के आ जाना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, हिंदी माध्यम वालों आपका भी व्यवस्था है यहाँ पे, पारंपरिक आर्थिक प्रणाली पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का स्पाइस इंडस्ट्री, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ, ठीक। उसके बाद पीजेंट्री रूइंड, खेती भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, है ना। कैसे? ऐसे कि हमने बात किया था ना पिछले लेक्चर में, 1793 परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इतना ज्यादा रेवेन्यू जब लेगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा कर टैक्सेस लेगा, तो किसान कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, सस्टेन कैसे कर पाएगा। तो खेती, किसान को तो ये भी नहीं पता है कि अगले 2 महीने बाद या अगले 4 महीने बाद या अगले फसल काटने के बाद हमारे पास हमारी जमीन रहेगा भी या नहीं रहेगा। और आपको तो पता ही होगा कि ये लोग खेती से ज्यादा, मतलब कि जो अन्न है जिसको हम लोग खाते हैं उससे ज्यादा ये लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया करते थे। कपास उगाओ, नील का खेती करो, चाय कॉफी उगाओ, है ना। ये लोग इस चीजों पे ज्यादा फोकस किया करते थे, ठीक। तो ये समझ में आ गया, 2 पॉइंट देख लिया। ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज्ड, ये ऊपर वाला का ही सब पॉइंट है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्करेज किया गया और ब्रिटिश गुड को प्रमोट किया गया। बहुत बढ़िया, ठीक। अब सोचो कि आप कोई अपने घर में कुछ चीजें बना रहे हैं, ठीक,
और वो हाथों से बनाने में कई दिन लगते हैं एक आइटम बनाने में। अब उसका रेट भी आप महंगा लेते हैं। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से एकदम बन के आ रहा है, फैक्ट्री मिल से बन के आ रहा है सोफेस्टिकेटेड गुड्स, और वो कुछ घंटों में हजारों बन जा रहा है। उसका दाम कम है, लोग सस्ता लेगा या आपका हाथ से बना हुआ महंगा वाला चीज लेगा। तो इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाया हुआ जो भी अलग अलग चीजें बनता था, उसको पूरी तरीके से डिस्करेज कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, और अपने ब्रिटिश गुड्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया। अब देखो, अब बात यह है कि ठीक है भाई, अगर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तो उसी समय अगर इंडिया में फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप हो जाते तो लोग अपने हाशिए की तरफ नहीं जाते, लोगों का बुरा हाल नहीं होता। लेकिन ये हुआ ऐसे कि एक तरफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ जितने जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री थे वो इंडिया में सेटअप नहीं हुए। वो सब मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप थे कहां पे? इंग्लैंड में, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड जो है वो जो रियलाइज कर रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और यहां से जो रॉ मटेरियल्स थे वो जहाज भर भर के जाया करता था कहां? इंग्लैंड। तो इंडस्ट्री सारा सेटअप वहां पे था। समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक रीजन क्या था और किस तरीके से भारतीय लोग बर्बाद हुए थे, जिससे उनका दयनीय हालत हो गया था। ठीक, आगे चलते हैं। अब आज आप न्यूज में सुनते होंगे, कई दिनों से ये न्यूज में आता है कि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला है, ट्रंप टैरिफ लगाने वाला है। तो आज इस माध्यम से आप समझ भी जाएंगे कि टैरिफ होता क्या है। देखो भैया, सिंपल सी बात है। जैसे इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने जो इंडियन आइटम थे, इंडिया का बना हुआ सामान था, उस सामान पे इंग्लैंड में टैरिफ लगा दिया। सपोज करो 100%, 100% टैरिफ। मतलब समझो, अगर भारत का बना हुआ कोई सामान है और भारत से जहाज पे लाद कर उसको इंग्लैंड में ले जाया गया और इंग्लैंड में वो अगर बिकेगा, तो अगर भारत बोलता है कि इस आइटम का रेट 100 रुपए है, अब आप 101 में बेच लो, 102 में बेच लो, 103 में बेच लो, ये आपकी मर्जी है। भारत के हिसाब से इसका रेट 100 रुपए है। इंग्लैंड बोला कि हम 100% इस पे टैरिफ लगाएंगे, मतलब 100 रुपए और, तो इसका रेट हो गया कितना? 200। ठीक। अब सेकेंड केस सुनिएगा। इंग्लैंड का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इंग्लैंड का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उसका भी रेट है कितना? सपोज करो, या ये फैक्ट्री में बना हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा इसका रेट कम कर लेते हैं, इसका रेट है 80 रुपीज। ठीक है, और ये जब इंडिया में आ रहा है, तो क्योंकि इंडिया पे तो ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था, तो इंडिया में इस पे जीरो टैरिफ था। मतलब कि ये कितना में आएगा? ये 80 है, तो ये इस पे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो कितना हो गया? ये 80 रुपीज में ही बिकेगा। तो इंडियन सामान को इंग्लैंड में तो महंगा कर दिया, जिसके वजह से कोई भी इसके खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया। जब इंडियन एक्सपोर्ट खत्म हो गया तो बाहर से रेवेन्यू, अब आज हम लोग कुछ बेचेंगे तब तो बाहर से डॉलर आएगा। आज हम कुछ बेचेंगे ही नहीं तो बाहर से डॉलर कैसे आएगा? वैसे ही उस टाइम में हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, जिसके वजह से हमारा पूरा पैसा कहां जाता गया? हमारा पूरा पैसा इंपोर्ट इंपोर्ट करते गए, इंपोर्ट करते गए, और हमारा सारा पैसा कहां जाते गया? इंग्लैंड जाते गया, और इंग्लैंड उस टाइम का रिच कंट्री बन गया। समझ में आ रहा है आपको? इसी प्रकार आज भी टैरिफ टैरिफ का गेम हो रहा है। देखिए, हम किसी भी कंट्री को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि सुनो, तुम्हारा सामान हम नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, नहीं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस पे वगैरह वगैरह बहुत तू मैं स्टार्ट हो जाता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन है कि हम उस पे इतना ज्यादा टैरिफ लगा दे कि अपने आप उसका सामान हमारे यहाँ बिके ही नहीं। मतलब कि डायरेक्टली ना नहीं बोलना है, इनडायरेक्टली ना बोलना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रंप ने बोला कि 50% टैरिफ मान लो,
की 50% टैरिफ। तो अगर भारत वहां पे 1 लाख रुपए का सामान भेजता है, तो पहले जो 1 लाख रुपए का सामान गया वहां पे बिका, तो 1 लाख रुपए नहीं, डॉलर का हम लोग बात करते हैं, तो 1 लाख डॉलर आ गया। अब ट्रंप बोला कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे, मतलब कि अब ये 1.5 लाख, ये अब 50% टैरिफ लगने के बाद हम भेज तो रहे हैं 1 लाख का ही, 1 लाख डॉलर का ही सामान, लेकिन अमेरिका में उसका कीमत हो गया कितना? 1.5 लाख डॉलर। वो बाकी का $50,000 अमेरिकी सरकार के पास जाएगा टैक्स के रूप में। जो वहां के लोग खरीदेंगे तो वो टैक्स के रूप में जाएगा। तो अब वो सामान महंगा हो गया, तो लोग बोलेंगे कि हम इतना महंगा सामान क्यों खरीदे, किसी और कंट्री से जहां से सस्ता आ रहा है प्रोडक्ट, उस चीज को हम लोग लेते हैं। तो इंडिया का सामान कोई लेगा ही नहीं, इनडायरेक्टली ना बोल दिया इंडिया को, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और व्यापार में इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, जिससे इंडिया का जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होगी। समझ रहे हैं बात को? यही किया था ब्रिटेन ने उस समय। तो ये कोई नया चीज नहीं है इन लोगों का हरकत, ये लोग उस समय से ही करते रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज इनका कुछ, और ये लोग बदले नहीं है, दे दे ओनली रैन आफ्टर देयर इंटरेस्ट, अपने हितों के पीछे ही भागने वाले ये लोग हैं बस। तो इसलिए मतलब वो तो धन्य हो कि हमारे पास जो है वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिस तरीके से डील करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कभी अपने आप को ऐसा फील नहीं होने दिया, या पूरे देशवासियों को फील नहीं होने दिया कि वो अमेरिका के सामने झुक गए अमेरिकी दबाव में, और ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे मान सम्मान के लिए बहुत अच्छी बात है। तो खैर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको, ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। सॉरी फॉर एक्सप्लेनिंग अ बिट, है ना, कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ताकि रटने का जरूरत ना पड़े। ब्रिटिशर्स सिंपली किल्ड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैंने अभी आपको समझाया, तो उसे क्या हुआ? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल खत्म हो गया। अब भाई जब आपका सामान बिकेगा ही नहीं, कोई लेगा ही नहीं, उस पर टैक्सेस इतने ज्यादा है, तो कोई बनाएगा ही क्यों? और जब बनाएगा नहीं तो सारी मिल्स इंडस्ट्रीज, या जो भी मिल्स इंडस्ट्रीज, तो उस समय मशीन वाले नहीं थे, लेकिन जो भी छोटे मोटे उद्योग थे, लघु उद्योग थे भारत में, वो सब क्या हो गए? बंद हो गए। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन अवध around 21,000 तालुकदार्स had their estates confiscated। अब देखो यहां पर तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि देखो पूरा माजरा क्या है। 19 1856, 19 नहीं 1856 अवध को एनेक्स किया गया था। अवध को बोला गया कि भाई तुम्हारे यहां मिस गवर्नेंस हो रहा है, तुम्हारे यहां मिसरूल हो रहा है, सही से एडमिनिस्ट्रेशन आपका काम नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे अवध को अनेक्स कर लिया गया, मतलब कि अवध को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, अवध को जबरदस्ती हड़प लिया। समझ में आ रहा है? अब जब अवध, पूरे अवध को अपने कंट्रोल में लिया, तो जो वहां के लगभग 21,000 तालुकदार थे, जिनकी पास ये रियासतें थी, जिनका टैक्स कलेक्शन वो लोग किया करते थे, उन, है ना, पूरे अवध में अलग अलग रियासत थी, तो उन रियासतों के ये जो तालुकदार थे, इनके सारे जमीन भी, अवध के साथ साथ इन तालुकदार के जमीन भी ब्रिटिश ने क्या किया? जब्त कर लिया। समझ में आ रहा है? और अब ये तालुकदार क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, बैंकरप्सी के कगार पे आ गए, दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए। अब तो इनके पास कुछ है भी नहीं। ठीक। समझ में आ रहा है कि ये सब इकोनॉमिक रीजन है, और ये मैंने जानबूझ के ब्लू शेड में दिया है, क्योंकि इसका रिलेशन सीधे कुंवर सिंह वाले टॉपिक से है, जो कि आपको पहले ही पता लग जाए तो ज्यादा बेटर है। एज द रूलर ऑफ द जगदीशपुर स्टेट, अब जगदीशपुर रियासत के रूलर होने के नाते कुंवर सिंह वाज पर्सनली डिस्पोसेस्ड, कुंवर सिंह को भी बेदखल कर दिया गया था जगदीशपुर रियासत से, और उनके सारे जो पैतृक प्रॉपर्टी थी, जो कि उनके दादा परदादा बाप दादा जो भी लोग हैं, वो सब
जगदीशपुर स्टेट पे रूल किया करते थे, वहां पे टैक्स कलेक्शन किया करते थे, है ना। उनका टैक्स कलेक्शन, ये रेवेन्यू राइट्स हुआ करता था, उनका अधिकार कि पूरे रियासत से, स्टेट से वही टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो सीधे सीधे कुंवर सिंह को क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। बोला कि अब भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम। अब जो भी है वो सब, ये सब स्टेट, जगदीशपुर का पूरा स्टेट जमीन सब कुछ हमारा है, ब्रिटिशर्स ने बोला। अब इससे क्या हुआ, जो कुंवर सिंह है वो भी लाइक दिस तालुकदार्स, ये जो तालुकदार्स हैं बिल्कुल इन्हीं की तरह ये भी क्या आ गए, लाइक बैंकरप्सी के कगार पे आ गए, है ना। बैंकरप्ट हो गए, पूरी तरीके से कंगाल थी ही थे, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही ना था, सब कुछ छीन लिया था अंग्रेजों ने। तो ऐसा नहीं था कि ऑक्टोजेनेरियन इनको बोला जाता है, 80 साल का बूढ़ा, ऑक्टोजेनेरियन इंग्लिश माध्यम वाले ये वर्ड लिख के आना है। तो ऐसा इनको शौक नहीं था कि 80 साल की उम्र में ये कोई बड़ा, मतलब कि इनको ये, इनके साथ भी कुछ पर्सनल था, और उसी पर्सनल ग्रज में ये उस लड़ाई का हिस्सा थे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक रीजन जो भी है। नाउ वी विल लुक आफ्टर द पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या क्या था, सबसे पहले सबको पता है कि सब्सिडियरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या था इसमें, इसमें यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी है वो बिल्कुल सारा टेक ओवर कर लेगा। किसी भी स्टेट का अपना आर्मी नहीं रहेगा, किसी भी प्रोविंस का अपना आर्मी नहीं रहेगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही आर्मी वहां पे स्टैंडिंग आर्मी रहेगी। उसका सारा खर्चा उसी प्रोविंस को देना पड़ेगा, और वो प्रोविंस कभी भी अपने फॉरेन अफेयर्स के लिए, है ना, फॉरेन फॉरेन अफेयर्स का किसी और से अगर सहायता लेना है, मदद मांगना है, या किसी और देश से कांटेक्ट करना है, या रिलेशन रखना है, उसके लिए फ्री स्वतंत्र नहीं था। ये सब के लिए उसको ब्रिटिश से ही आदेश लेना पड़ता था। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली वो गुलाम बन गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली का था सब्सिडरी अलायंस। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा नियम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर आप राजा हैं, अगर आप रानी हैं, और अगर आपका अपना संतान नहीं है, तो अब संतान नहीं है तो आपका पूरा का पूरा जो है वो रियासत, जो भी है, जो राज्य है, वो पूरा का पूरा चला जाएगा अंग्रेजों के हाथ में। आपका उत्तराधिकारी ही नहीं है तो पूरा का पूरा आपका चला जाएगा अंग्रेजों के हाथ में। उसके बाद जो हिंदू राजकुमार थे उनको अधिकार ही नहीं दिया गया। क्या, जैसे राजा का बेटा है तो राजा का बेटा आएगा तो वो भी अपने राज्य में राज करेगा, लेकिन बोला गया कि सुनो, तुम्हारे पापा बहुत राज कर लिए हैं, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब ये सारा राज्य हमारा है। ये ब्रिटिशर्स का खेल था। तो ये सब पॉलिटिकल कॉजेस थे। ठीक है। और ऊपर से जब भी, अब सपोज करो कि अगर कोई राज्य है उसमें राजा है, अब राजा सही से फंक्शन कर रहे हैं तो उस पूरे राज्य में खुशहाली है, अलग अलग चीजें चल रही हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं, पूरे राज्य जो है वो संपन्न है। लेकिन जैसे ही राजा गिरेगा, राजा गिरेगा कहने का मतलब है कि राजा हटेगा या उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल हो जाएगा, तो राजा के हटने के वजह से पूरा स्टेट जो है वो, पूरा राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। पूरा राज्य का जो सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। और यही हुआ कि कोलैप्स ऑफ रूलर्स, जैसे ही वहां के रूलर्स हटाए गए, डिस्पोसेस्ड किए गए अंग्रेजों के द्वारा, हटाए गए, तो वहां का पूरा सोसाइटी ही क्या हो गया, उस पे बुरा असर पड़ा, है ना। ये वहां का कल्चरल, रिलीजियस परसूट सब कुछ खतरे में आ गया है। ठीक है। शासकों के पतन ने सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से जीविका के मामले में भारतीय समाज को बुरी तरह प्रभावित किया। ठीक है। उनका सस्टेनेंस, है ना, जो उनका जीविका होता है वो सब कुछ, उनका जो भी वो काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेड है, जो भी वो करते हैं वो भी खत्म हुआ। उनका कल्चर भी जा रहा है, उनका रिलीजन भी, धर्म भी खतरे में आ रहा है, सब कुछ। तो ये सब सह रहे थे लोग, घुट घुट के सह रहे थे। ठीक, इंडियन लोग।
अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, जो प्रशासनिक कारण है उसमें क्या क्या हुआ, ये देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रशासनिक दिक्कतें थी। अपने ही देश में गुलाम बन के रहना, चोर बन के रहना, अपने ही देश में घुट घुट के जीना, और जीना कम मरना ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार से जब कोई बाहर वाला आके आप ही के देश में, सपोज करो कि आपका घर है और आप ही के घर में आके कोई अपना पूरा हक जमाना शुरू कर दे और आपको इस प्रकार से आपके साथ बिहेव करे, तो दुनिया का लगेगा कि सबसे बुरा चीज आप ही के साथ हो रहा है। यही चीज इंडियंस को भी फील हो रहा था। ठीक है, द सेंस ऑफ एब्सेंटी सोवर्निटी क्या होता है? अनुपस्थित संप्रभुता की भावना, अपने देश में होकर भी गुलाम बने रहना, अपने देश में होकर भी है ना, अपना देश होकर भी लगता है कि, है ना, अपना नहीं है, क्योंकि उसको कोई और रूल कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में घोर भ्रष्टाचार था, जिसके वजह से उसका नुकसान और उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ रहा था? गरीब भारतीयों को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि यहां से वो लोग सिर्फ लूटपाट करने में ही लगे हुए थे। ठीक, तो ये चीजें थी, और ये आपको लिख के लाना है वैसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही। नेक्स्ट, सोशियो रिलीजियस कॉजेस देखते हैं भैया। रेशियल ओवरटोन, मतलब कि अब ब्रिटिश सोचते थे कि हम तो गोरे लोग हैं, हम श्रेष्ठ लोग हैं, हम ऊपर हैं, और ये इंडियंस, डर्टी इंडियंस, ये वो ब्लैक इंडियंस, ये ऐसे कुछ करके काले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये ऐसे करके उनका मानना था। समझ में आ रहा है? ये नस्लीय भावना, रंग भेद को लेके, ये सब उनका था। उसके बाद 1813 वाला तो याद है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। 1813 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आया, और क्रिश्चियन मिशनरीज के वजह से क्या हुआ कि हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो कल्चर है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके बाद कुछ जो रिफॉर्म्स हुए, हालांकि इस रिफॉर्म्स में समाज सुधार में बहुत समाज सुधारक भारत के भी थे, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, ये सभी लोग बहुत ही एक्टिव पार्ट इन्होंने प्ले किया था। लेकिन फिर भी इसका, क्योंकि कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे, तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी उन्हीं के माथे पे डाल दिया गया था। जैसे सती प्रथा का अंत करना बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1839 आई थिंक। विडो रीमैरिज, है ना, अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, उसका अगर पति, क्योंकि पहले तो बहुत कम उम्र में शादी हुआ करता था, तो अगर 13-14 का उम्र है, या 15-20 जो भी 25 उम्र में है, उसका अगर पति मर गया, तो उसका दोबारा शादी करवाना, है ना, ये ऐसा करके। उसके बाद वुमेन्स का एजुकेशन, तो ये सब धर्म पे और सामाजिक जो है उस पे खतरा माना गया। ठीक, मतलब जो भारत के, हालांकि ये बुरा चीज है, लेकिन उस समय वो लोग बोले कि नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे जो, हमारा जो पारंपरिक जो एक ट्रेडिशन है या कल्चर है, यहाँ पे वुमेन को अंदर ही रहना चाहिए घर में। एक बार अगर उसका हस्बैंड मर गया तो उसके साथ जला दो, सती कर दो। फिर विडो, अगर उसका पति मर गया, है ना, तो उसका शादी नहीं हो सकता, बाल वगैरह मुड़वा दो उसका। तो ये सब चीजें जब बेहतर की गई, इसको जब खत्म किया गया, तो उस समय के लोगों को लगा कि अरे, ये तो हमारे समाज पे सरासर हमला है, ये तो हमारे जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, उस पे सरासर हमला है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। मंदिर और मस्जिदों पर जो टैक्स लगाया गया, उस पे भी टैक्स लगाया गया, ये भी लोगों को क्या, और ज्यादा गुस्सा दिलाने का काम किया। तो सोशियो रिलीजियस कॉजेज हमने देखा, ये सब आपको याद रखना है और ये सब आपको लिख के आना है। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, भारत के बाहर भी कुछ घटनाएं घट रही थी, जिसका सीधा असर इस 1857 की क्रांति पे पड़ा था। जैसे
पहले ब्रिटिश जो है वो भारत में अलग-अलग राजाओं को हराते रहे, तो लोगों ने माना कि भैया ब्रिटिश को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन जब फर्स्ट अफ़गान वार में ब्रिटिश की भारी बेइज़्ज़ती और डिफीट हुआ, जो पंजाब वॉर है उसमें ब्रिटिश का डिफीट हुआ, और जो क्रिमियन वॉर है, देखो क्रिमिया है ना, जो क्रिमियन पेनिनसुला है जिसको लेके और ये रशिया और यूक्रेन जो है वो लगे पड़े हुए हैं, तो ये आज की कहानी नहीं है, ये उस समय भी हुआ करता था, ये उस समय से चल रहा है। तो जो क्रिमिया वॉर था उसमें भी इंग्लैंड का डिफीट हुआ था। तो अब इंडियन को लगा, भारतीयों को लगा कि अच्छा, हम लोग तो झूठ मूठ का सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हराया नहीं जा सकता। यार ब्रिटिशर्स को तो हराया जा सकता है, देखो ये लोग हार गए उधर। तो अब उनको ये विश्वास हो चुका था कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है, तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट, डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपॉइज, जो सिपाही लोग थे, सैनिक थे, उनके अंदर डिसकंटेंट था, मतलब कि वो लोग संतुष्ट नहीं थे, है ना, उनके मन में भी नफरत पनप रहा था। क्यों क्यों? अगर कोई हिंदू है तो वो अपना किसी भगवान का कुछ ऐसा कुछ करके गले में या हाथ में ऐसा कुछ पहने हुए है, तो उस पे मना था। हो सकता है कि तिलक लगाना या कुछ पगड़ी वगैरह ऐसा कुछ लगाना मना होगा उस टाइम में। और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको भी अपना जो कास्ट या रिलीजन या सेक्ट जो भी पंथ का है, उसको उस चीज का मतलब कि जिससे सिंबलाइज हो कि हाँ ये इस धर्म का है, तो ये पहनना मना था। हालांकि ये चीजें आज भी आर्मी में है, आज भी आर्मी में ऐसा है कि आर्मी में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो लोग बस आर्मी का एक डेकोरम मेंटेन करने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ के लोगों को ऐसा लगा, देखो मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट जो जहाँ पे बात है वो मैं बोल रहा हूँ, है ना। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इसीलिए जब मैं जहां भी क्लास लेता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं कि देखो भैया, सब सब्जेक्ट टीचर से पढ़ लो, लेकिन हिस्ट्री कभी भी किसी टीचर से मत पढ़ना। सबसे पहला बात, कभी भी हिस्ट्री किसी टीचर से मत पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि एक ही घटना को जितने लोग पढ़ेंगे उसको उतनी तरीके से उसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो अगर सपोज करो कि आप हमसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हम वही बताएंगे, हालांकि मैं ये नहीं करता, लेकिन लेकिन बाकी लोग वही बताएंगे जो उनको लगता है, और ये बहुत गलत चीज है। अगर हिस्ट्री को न्यूट्रल तरीके से पढ़ा जाए तो बिल्कुल सही होता है। तो आप हिस्ट्री क्या करें कि किसी टीचर से ना पढ़ के हिस्ट्री खुद ही पढ़ें, और खुद आप किस बिंदु पे पहुंचते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नाउ, तो कोई भी जो है वो धार्मिक चीजें पहनना मना था, ये लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। और उसके बाद देखो, उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक ऐसा नियम आता है कि जिसमें सभी लोगों को, सभी सैनिकों को एक न एक बार के लिए किसी दूसरे देश में जाके ड्यूटी देना पड़ेगा, है ना, ड्यूटी करना पड़ेगा, ये ऐसा करके है, अपना सेवा देना पड़ेगा। और जो हिंदूज थे उस टाइम के, वो ये माना करते थे कि एक बार अगर आप समुंदर क्रॉस कर गए तो आपको जात से काट दिया गया, मतलब कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ये भी, इससे भी लोगों में क्या आया, आक्रोश फैल गया। इससे भी आया कि भाई, जब हम बोल रहे हैं कि हमारे कल्चर में, हमारे सेक्ट में समुंदर लांघना है ही नहीं, समुंदर पार करना है ही नहीं, और तुम बोल रहे हो कि नहीं, तुमको तो एक बार समुंदर पार करके नौकरी करना ही पड़ेगा। ये भी था बात। तो ये सब चीजें आपको लिखना है। डिफरेंट इमोलमेंट्स, मतलब कि जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनका सैलरी अलग है, उनको फैसिलिटी अलग मिल रहा है, और जो इंडियन सैनिक है उनका सैलरी भी कम है और उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1857, तालुकदार वाला जो 21,000 तालुकदार ने अपना जमीन खो दिया था, वो वहां पे हमने यही दिया था, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस और मिस रूल था, ठीक है। तो ये क्या था कि बहुत सारे सिपाही थे जिनका अवध घर था, और जब अवध को जबरदस्ती मिस गवर्नेंस के बिहाफ पे या
इल्जाम लगा के जब्त किया गया, छीना गया या उस पे कब्जा किया गया, तो इन लोगों में अंदर ही अंदर गुस्सा भड़का कि अच्छा मेरे स्टेट को, है ना, मेरे प्रोविंस को जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किया है। तो अंदर से गुस्सा था, ये भी बात। क्योंकि वो जो सिपाही थे ना, वो सिपाही सिपाही नहीं, वो वर्दी पहने हुए किसान थे, ठीक है? क्योंकि वो सब किसान के लड़के थे और बस उन्होंने वर्दी पहन लिया तो वो सिपाही बन गए। तो इसीलिए बहुत ही फेमस लाइन है, दैट इज फ्रॉम स्पेक्ट्रम बुक, और ये बहुत जगह देखने के लिए मिलता है कि ये बहुत ही फेमस है, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि जो अवध वाले केस में, कि वो सिपॉय क्या थे, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, वो किसान ही थे, बस यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो सैनिक बन गए थे। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अब इतने कारण हमने देख लिए, तो हमारे पास कंटेंट ही कंटेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, सारे एकदम डिटेल में मैंने बता दिए। अब है कि सारी व्यवस्था जब अपने पास आ गई तो स्पार्क, चिंगारी कैसे भड़का? तो चिंगारी को भड़काने के लिए दो रीजन थे। एक एक की ऐसा अफवाह फैला, या पता नहीं ये सच है या पता नहीं क्या है, कि ये हुआ बात कि ब्रिटिशर्स जो है वो आटे में, जिसकी रोटियां सैनिक, हमारे सैनिक खाया करते थे, तो उनमें बोन, है ना, हड्डियों का, जो बड़े जानवर हैं, गाय भैंस या जो भी है, या जो भी जानवर है, उनके हड्डी जो है वो पीस पीस के, बोन का डस्ट जो है वो आटे में मिला रहे हैं, ताकि उनमें कैल्शियम जो है वो मिले और सैनिक जो है वो काफी जो है वो मजबूत रहें और वो अच्छे से अपना सेवा दे सके। तो ये चीज एक बहुत बड़ा इशू हो गया। और दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, तो इनफील्ड राइफल का जो गोली है वो, ये देखो, ये ऐसे पहले मुंह में लगा के खींचना पड़ता था, ठीक है, ये ऐसे करके उसका जो कारतूस था, गोली था, बुलेट था, तो और उसमें हवा क्या आया कि उसमें जो ग्रीस, यानी कि ग्रीजिंग के लिए, ग्रीस मतलब कि जो जो चिकनाहट देता है ग्रीजिंग के लिए, एज अ फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो मटेरियल हम लोग यूज यूज करते हैं, तो वो किस चीज से बना था? वो पिग एंड काऊ, इसके फैट, मतलब इसके चर्बी से बना हुआ था। अब सोचो कि ये हिंदू के लिए भी प्रॉब्लम हो गया और मुस्लिम के लिए भी प्रॉब्लम हो गया, दोनों के लिए प्रॉब्लम हो गया। और यहां से स्पार्क, यहां से चिंगारी भड़की और विद्रोह हो गया। तो आपको मैंने कॉजेज भी बता दिए बहुत ही डिटेल में, हर तरीके के कॉजेज के बारे में हमने अभी तक बात किया। फिर एग्जैक्ट पॉइंट क्या था जिसके वजह से ये रिवोल्ट भड़का था, ये भी हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ, कब स्टार्ट हुआ। तो ये डेट आपको याद रखना है कि 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ये तो आपको बिल्कुल याद रखना ही है, क्योंकि बहुत जगह पे एज अ क्वेश्चन के तौर पे, डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह को क्या किया गया? बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सिंपली, उनको एम्पेरर घोषित कर दिया गया भारत का। मतलब फिर से भारत में मुस्लिम राज, बहुत बढ़िया, ठीक है, फिर से भारत में मुस्लिम राज, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिविलियन प्लस सोल्जर दोनों एक इकट्ठे मिलके रिवोल्ट में भाग लेते हैं। अकेले सिर्फ अवध में ही 1.5 लाख लोग मरते हैं। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते हुए अकेले सिर्फ अवध में 1.5 लाख लोग मरते हैं। देखो कहानी तो बहुत है, मैंने बस टू द पॉइंट कंटेंट दिया है कि आपको इधर उधर कुछ ध्यान न देना पड़े, बस कंटेंट आपके पास है, आप बस लिखो एग्जाम में। एक महीने के अंदर में ही ये जो रिवोल्ट है, ये जो विद्रोह है, वो पूरे भारत देश में फैल गया। अभी देखेंगे कहां कहां फैला है, एकदम मैप पे देखेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। और क्योंकि बहादुर शाह तो बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति थे उस टाइम में, उनको तो जबरदस्ती बनाया गया था नाम का, लेकिन इस पूरे, है ना, इसको, इस रिवोल्ट को लीड कर रहा था जो व्यक्ति, उसका नाम था जनरल बख्त खान। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि ये बार बार आपसे पूछा जाता है, और अगर 1857
के बारे में पूछा जाता है और अगर आप ये चीज लिख के नहीं आते हैं तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपको मार्क्स मिलेगा, आपको नंबर अंक मिलेगा? मिलेगा? तो ये आपको एग्जैक्टली आपको याद रखना है। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और उनका साथ देते हुए तात्या टोपे, और शाहमल जो व्यक्ति था वो बागपत में शाहमल, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए, इनकी हत्या डनलप के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ वाला फेमस है इसलिए मैंने सबका नाम नहीं लिखा यहाँ पे, स्पेशली मैंने इसलिए नाम लिखा क्योंकि ये नाम थोड़ा सा आता नहीं है तो मैंने जानबूझ के लिख दिया कि आप जान लो कि अगर लिखने की बारी आई तो आप आसानी से लिख दो कि शाहमल, बागपत, यूपी, और इनको जो है वो डनलप ने इनकी हत्या की थी। ठीक, ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इतना। अब क्या हुआ, अब ये तो अलग अलग जगह घटनाएं हुई, इतना डिटेल में हमें नहीं लिखना है कि झांसी की रानी ने किस तरीके से तलवार उठाया, किस तरीके से यूं ऐसे किया, ये सब हमें नहीं लिखना है। हमें प्योर कंटेंट लिख के लाना है और आपको पता होना चाहिए कि जो 38 मार्क्स वाला है वो लगभग लोग जो है वो 4 से 5 पेजेस के बीच में लिखते हैं और उनका काम वहीं पे लगभग इतना लिखते हैं। तो अगर 38 मार्क्स वाला अगर पूछेगा भी तो वो एक पार्ट नहीं रहता है, उसका 2-3 पार्ट होता है और 2-3 पार्ट को एड्रेस करने के लिए इतना कंटेंट आपके पास पर्याप्त है ना? एक ही पोर्शन का पूरा फिल्म हमको नहीं बनाना है, हमें थोड़ा-थोड़ा कंटेंट सबका रखना है कि सब में लिख सके। और क्वेश्चन को एड्रेस करने का तरीका ही यही है कि अगर क्वेश्चन का 2 पार्ट है, समझना बात को, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर 38 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। एक तो कि बताना है कि भारत के नजरिए से 1857 की क्रांति, और दूसरा बिहार, या दूसरे में बोला कि जो वीर कुंवर सिंह हैं उनके बारे में। तो 2 पेज लिखेंगे भारत वाले 1857 के बारे में और 2 पेज लिखेंगे बिहार या वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो तब जाके एग्जैक्टली हमें मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले में लिख दिए 3 पेज और यहाँ पे लिख दिए 1 पेज, अब जो है वो हमारा नंबर यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे नंबर कट जाएगा। ठीक है, यह जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, समझना है बात को। आगे चलते हैं। सप्रेशन, इसको दबाया कैसे गया? दिल्ली को कैप्चर किया गया, बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और जो उनके बेटे थे, है ना, रॉयल प्रिंसेस थे, राजकुमार थे, उनको पॉइंट ब्लैंक एकदम चिपका चिपका के गोली मार दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? हडसन के द्वारा, ध्यान देंगे। ठीक, कॉलिन कैम्बल ने कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक, उनको हरा के वहां पे कब्जा किया। ह्यू रोज झांसी, बनारस में नील ने, और 1859 के अंत तक ब्रिटिश अथॉरिटी ने पूरी तरीके से अपना कब्जा स्थापित कर लिया था और पूरी तरीके से इसको शांत कर दिया था, इस विद्रोह को। समझ में आ रहा है? तो ये लिख के आना है, ये सब पॉइंट जो है वो अंत में लिख के आना है। रीजन क्या था फेलुअर का, क्यों ये फेल हुआ? अब देखो बात ये है कि ये जब कुछ पॉइंट पढ़ोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, पूरा भारत इसमें शामिल नहीं था। क्यों नहीं था? कौन कौन थे शामिल, कौन कौन नहीं थे, अभी आपको पता लग जाएगा, बस जस्ट वेट। ऑल क्लास डिडंट ज्वाइंट, सभी क्लास, सभी वर्ग इसमें हिस्सा नहीं लिए। जैसे बड़े जमींदार, सिंधिया परिवार, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक, और क्या कारण था? इनके जो हथियार थे वो उतने अच्छे नहीं थे, ब्रिटिशर्स के बराबर नहीं थे, उनके जोड़ के नहीं थे, जिसके वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक, उसके बाद इनका कोई सही लीडर नहीं था, दे लैक लीडर। और ये कोऑर्डिनेटेड का मतलब है और ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब है कि किसी को पता ही नहीं था कि हम लड़ क्यों रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं,
रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं था और अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उनका राज्य छिन जा चुका था, तो वो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट था। कोई देखो भाई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन आप मानो, आप अगर डीप में जाके डिटेल में करोगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिस्ट्री किसी से मत पढ़ो, अपने से पढ़ो। मेरा ये मानना है कि उसमें जो भी लोग थे लड़ रहे थे, उनका सबका अपना पर्सनल पर्सनल जो हित था ना, वो ज्यादा बड़ा था। दे आर नॉट फाइटिंग फॉर इंडिया, समझो बात को। और एक बात और है कि 1829 से लेके 1870 तक, 1829 से लेके 1869 या समथिंग ऐसा कुछ वक्त है, जो उस समय एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था वहाबी मूवमेंट। और किसी किसी सोर्सेज में लिखा हुआ है कि 1857 वाला जो टाइम था, उसमें सिर्फ अकेले बिहार का जो भी कैपिटल सिटी है पटना और उससे लगे हुए क्षेत्रों में सिर्फ अकेले, या कह सकते हैं अकेले पूरे बिहार में 1.5 लाख जो मौलवी मौलवी जो लोग थे, उनका कत्ल हुआ था। क्यों पता है? अंग्रेज सबसे ज्यादा 1857 में चिढ़े हुए थे, अगर किसी से, तो मुस्लिम लोगों से चिढ़े हुए थे, क्योंकि वहाबी मूवमेंट उस समय बहुत ही पीक पे चल रहा था, बहुत ही पीक पे चल रहा था। और आप मानो या मत मानो, पूरा पूरा प्लान यही था कि दोबारा से भारत में इस्लामिक शासन लाना है। पूरा प्लान था। और ऑलमोस्ट दे हैव सक्सीडेड इन देयर प्लान बाय मेकिंग बहादुर शाह जफर इंपेरर ऑफ द इंडिया। समझिएगा बात को, थोड़ा सा आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के देखिएगा, आपको मिलेगा। यस, इट इज ट्रू कि सब लोग लड़ा, लेकिन सबका ये जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि 1857 वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नो, ऐसा नहीं था। ये सबका अपना अपना पर्सनल ग्रज था, और उस कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ रहा था। सिंपल सी बात है। देखो, नेशनलिज्म जो है, वो नेशनल मूवमेंट 1857 में नहीं आया है। नेशनल मूवमेंट जो है वो आया है 1900 के बाद, जो पहले नरम दल, गरम दल, ये ऐसे करके, और फिर ये जोर पकड़ते पकड़ते, है ना, नन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो है वो लगा कि हाँ, ये सब नेशनल मूवमेंट था। इसको मैं मानता हूं। लेकिन 1857 थोड़ा सा अगर डीप में जाके पढ़ोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। ठीक है, ओके, खैर, यहाँ पे अपने अपने को क्या है, अपने को तो एग्जाम देना है। तो ये हो गया अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कौन कहां पे किस चीज के लिए लड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं है। सब बस हैं, बस लगे हुए हैं सब। कोई ऐसा नहीं कि सेंट्रल अथॉरिटी और वो बोल रहा है कि इधर मार्च करो, उधर मार्च करो, जैसा कि ब्रिटिशर्स के साथ में हो रहा था, ये वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा था। नो, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, किसी का आइडियोलॉजी एक जैसा नहीं था। लड़ रहे हैं सब, हम कुछ और के लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ और के लिए लड़ रहे हैं, वो कुछ और, मतलब सबका अपना अपना, उनका आइडियोलॉजी सेम नहीं था। ठीक है, और इस मैप को देखो, और मैं, अगर हो सकता है कि कुछ लोग मुझे बोल रहे होंगे कि क्या ये उल्टी सीधी बकवास ये व्यक्ति कर रहा है, तो मैं आपको बस कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, और वो उस पे आप जाके आप स्टडी करेंगे आप, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सुनिए, कहाँ कहाँ ये चीजें हुई थी। तो जो मैं मार्क कर रहा हूं और जो मैं कलर कोडिंग बताऊंगा, वो एग्जैक्टली होगा कि कहाँ कहाँ ये चिंगारी भड़की थी और कहां कहां एक्टिवली लोग जो है वो पार्टिसिपेट किए थे 1857 के रिवोल्ट में। पहला केंद्र 1, एक नंबर दिल्ली, ठीक, दूसरा नंबर झांसी, ठीक, तीसरा नंबर लखनऊ, चौथा नंबर कानपुर, पांचवा नंबर बैरकपुर, वो मंगल पांडे, ठीक है, पांचवा नंबर बैरकपुर, ये 5। और आपको बस स्टडी करना है
अगर आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो वहाबी मूवमेंट, इस्लामिक रूल अगेन इन इन इंडिया, इस पे अगर भरोसा नहीं है तो आप जाके अलग-अलग सोर्सेज में खोजिए कि क्या बिहार में 1.5 लाख मौलवियों का कत्ल नहीं हुआ था। अंग्रेज पूरी तरीके से हिंदू पे नहीं चिढ़े हुए थे, अंग्रेज पूरी तरीके से चिढ़े हुए थे मुस्लिमों पे, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। 6, ये इसके बारे में आप जाके गूगल कीजिए और ये आप पता करिए कि हैदराबाद में कौन सा व्यक्ति था और क्यों विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और सीधे इसका लिंक था वहाबी मूवमेंट से। समझ में आ रहा है? ये आप जाके अपने से ढूंढिए। तो इसका नाम नहीं आता है, जानबूझ के इसके नाम को दबा दिया गया, क्योंकि अगेन, क्योंकि देखो क्या है कि अगर इसके नाम को इन लोगों के साथ जोड़ दिया जाएगा ना, तो इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है वो कंप्लीटली वहाबी मूवमेंट, कंप्लीटली वहां पे कि दोबारा क्या चाहिए, दोबारा जो है वो हमें मुगलों वाली व्यवस्था चाहिए, दोबारा हम इस्लाम को रिवाइव करेंगे, इंडिया को अगेन इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। ये चीज था यहाँ पे, समझिएगा बात को। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, तो अब ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ये वाला ब्लू, ये डीप ब्लू है ना, वो जो मैंने मार्क किया उसको छोड़ दो। अब ये इस ब्लू के बारे में बोल रहा है कि ये जो स्टेट थे ये अंग्रेजों के लोयाल थे, मतलब कि बिल्कुल वफादार थे। ठीक, लेकिन इनके कुछ सैनिक जो है वो विद्रोह कर दिए थे। तो ये इनके, ये अंग्रेजों के वफादार थे, ये भी थे, है ना। ठीक है, लेकिन इनके सैनिक जो है वो क्या किए, सिर्फ विद्रोह कर दिए। समझिएगा बात को। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब आइए स्टेट्स एडिंग द ब्रिटिश। अब ये जो ब्लू में देख रहे हो, ए है ना, ये यहाँ पे करके बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच, ये ऐसे करके, ये जो लाइट ब्लू में दिख रहा है ना, ये सब अंग्रेज का खुल के साथ दे रहे थे। लाइट ब्लू वाले अंग्रेज का खुल के साथ दे रहे थे। और ये जो ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर ओनली एरिया था जहां पे एरिया अफेक्टेड था किस चीज से, रिवोल्ट ऑफ 1857 से। मतलब हम बोलते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का है ना, बस वहीं तक ये सीमित था। आप पूरे इंडिया, इंडिया का क्या क्या इतना ही बड़ा है? क्या इंडिया इतना ही बड़ा है? बस यहीं तक ये सीमित था। कैसे बोल सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था? सोचने वाली बात है। अब बाकी जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारी ग्रीन न्यूट्रल थे। ये जो है ना, सॉरी, ये सारे जो ग्रीन वाले हैं ना, ये जो ग्रीन वाले हैं, ये सब के सब न्यूट्रल थे। हमको किसी से मतलब नहीं है, इंग्लैंड जीते या मतलब जो विद्रोह कर रहे हैं वो जीते, है ना। मन में तो वो इंग्लैंड के ही तरफ थे, बट वो बस थे, हाँ न्यूट्रल है। ठीक, ये इस तरीके से अब आप इस मैप में देख के समझिए कि स्थिति क्या थी, और जो मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया कि था कैसे, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको बोला गया कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ, जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी का विदाई हो गया, और 1858 में क्वींस का प्रोक्लेमेशन हुआ। जो एक्ट है 1858 का, जो एक्ट है 1858 का जो एक्ट है, जहां से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 के बाद जो भी एक्ट आए थे उन सब के बारे में पूछा जाता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही बहुत डिटेल में सारे एक्ट को एक बार में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो क्राउन टुक ओवर। अब डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश का शासन था, क्वीन विक्टोरिया का डायरेक्ट जो है वो शासन था भारत पे। कंपनी रूल, ईआईसी का रूल खत्म हो गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन, सही बात है। आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड, मतलब अब
नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया और नंबर ऑफ जो इंडियन सोल्जर्स है उसको घटा दिया गया। उसमें भी जो स्पेसिफिक जैसे गुरखा हो गए, सिख हो गए, उनका भर्ती ज्यादा किया गया क्योंकि वो लोग 1857 में इनका साथ दिए थे, वफादार थे इनके, तो इसलिए इनको ज्यादा महत्व दिया गया। और बंगाल, बिहार और ये सब जो सैनिक थे जो कि विद्रोह में हिस्सा लिए थे, वहां से भर्ती, है ना, बहाली करना सेना में ये लोगों ने कम कर दिया था। ठीक। रेशियल हेट्रेड डीपन, जो पहले जो गोरे और काले का जो रंग भेद था, वो नस्लीय भेद था, नस्ल भेद, वो और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि आप देखो, सपोज करो आप किसी से, मतलब लाखों लाख लोग, मतलब अकेले अभी हमने देखा कि अकेले 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग तो अभी यहीं पे लिखा हुआ था कि सिर्फ अवध में मरे थे। और मैंने आपको एक और डेटा दे दिया कि 1.5 लाख मौलवी सिर्फ बिहार में उनका कत्ल किया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के आड़ में वहाबी मूवमेंट चलाया जा रहा था और दोबारा भारत पे इस्लामिक रूल लाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात आप कहीं से भी कैसे भी मतलब इसको चेक करो, डबल चेक करो, ये बात सच है। ठीक है, तो कितने ही लोग मरे हैं और उसके मरने के बाद आप ये उम्मीद करते हैं कि दोनों में प्यार हो जाएगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो भले लड़ाई शांत हो गया, लोगों ने कुछ रास्ता निकाला, बोला कि हाँ अब ठीक है, अब शांति से रहेंगे, लेकिन नफरत तो अब मन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये बात है। तो इस प्रकार से हमने इंडिया वाला पार्ट पूरा किया एंड वी ऑलमोस्ट टुक 1 आवर टू कंप्लीट दिस। अब हम लोग जो है वो बिहार वाले पार्ट में आते हैं। बिहार वाले पार्ट में बस कंटेंट फेक के आना है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह बैठे हुए हैं और उनके साथ साथ जो भी लोग हैं, ये सब उनके साथ साथ लोग हैं वो खड़े हैं। ठीक, अब देखते हैं इवेंट्स इन बिहार। बिहार में घटनाएं कैसे घटे? तो हमने तो पढ़ा था कि 10 मई को उधर स्टार्ट हो गया था, उधर मतलब इंडिया के केस में हमने देखा। ठीक, लेकिन यहां पे 12 जून को एक घटना घटती है। 32वीं रेजिमेंट देवघर की, उसके कुछ सैनिकों ने किसका, मेजर नॉर्मन लेस्ली का कत्ल कर दिया और यहीं से चिंगारी भड़की बिहार में रिवोल्ट ऑफ 1857 का, यहीं से शुरुआत हुआ। तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, जो कि आपको आंसर में लिखने में बहुत ही आसानी होगा। इसके बाद 3 जुलाई को पीर अली के साथ साथ 200 लोग जाते हैं और चौक चौराहे पे, पटना के अलग अलग चौक चौराहे पे कब्जा कर लेते हैं, विद्रोह करते हैं, ये वो बहुत ज्यादा होता है। और इसी बीच क्या होता है कि एक अफीम व्यापारी, कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे डॉक्टर लिखा हुआ है, जो भी है, मेजर लॉयल, इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इससे परेशान होके, ठीक है, इससे परेशान होके पीर अली के साथ साथ 16 दूसरे लोगों को लटका दिया जाता है। हैंग्ड, लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया। इन पे इल्जाम क्या लगाया जाता है, ये सुनना, ये मेरे उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा। इनमें इन सब पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये वहाबी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये वहाबी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ये इल्जाम लगा के। और इस मूवमेंट से अंग्रेज को बहुत ज्यादा नफरत था। ठीक, तो इसलिए इनको जो है वो लटका दिया गया। ठीक है, अब आगे, इस घटना को सुनने के बाद जो दानापुर के में स्थित सैनिक थे, जो कि दानापुर में आज भी सैनिक बेस है, तो दानापुर में जो 3 प्लाटून है ना, 3 पलटन जिसको बोलते हैं प्लाटून, तो वो उन्होंने विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया और वहां से चल दिए। और वहां से चलने के बाद सीधे वो जाके मिले किससे, कुंवर सिंह से, क्योंकि उनको पता था कि हम तो सैनिक हैं,
हमें एक लीडर की जरूरत है। और लीडर में उनको किसी ने बताया कि सुनो, जाओ और कुंवर सिंह से मिलो। वो भी ऐसा देख रहा है कि एक सेना बनाएंगे और जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये सब जाके और कुंवर सिंह के साथ मिल जाते हैं। उनकी लीडरशिप में बोलते हैं कि अब जो बोलेंगे वही होगा। उसके अलावा ये सब तो घटनाएं घट रही थी सेंट्रल बिहार में, मध्य बिहार में ये सब घटनाएं घट रही थी, लेकिन उत्तर बिहार भी इससे अछूता या बचा हुआ नहीं था। मुजफ्फरपुर में विद्रोही सैनिकों के द्वारा मेजर होम्स की हत्या, और मेजर होम्स के तो हत्या की गई थी, उसके साथ साथ उनके जो भी ऑफिसर्स थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी मुजफ्फरपुर में। तो ये सब लिखना है, लिख के आना है। आपके पास कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट है ना, लिखो यही। 30 जुलाई की घटना है ना। पूरे पटना में इन सब चीजों को देखते हुए पूरे पटना सब डिवीजन या पटना रीजन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो विद्रोही सैनिक थे वो गया पहुंचते हैं, और गया में 400 लोगों को बंदी बना के रखा गया था। ये लोग जाते हैं और इन सबको छुड़ा लेते हैं, और साथ ही साथ जो टिकारी स्टेट या टिकारी राज, जो कि इंग्लैंड का या ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्टर था या फ्रेंड था, उसको उस पे ये लोग हमला करते हैं। जो रेबल सैनिक थे 400 बंदी लोगों को छुड़ाते हैं और टिकारी राज के जो जो भी था राजा था उस पे हमला भी करते हैं, या पूरे टिकारी राज पे हमला करते हैं ये लोग। ठीक है, ये बात समझ में आता है। उसके बाद क्या है कि पलामू वाले रीजन में विप्लव शाही और पीतम्बर शाही, मैंने नाम लिख लिख के जगह लिखा है कि देखो ये सब भी, क्योंकि देखो मेंस अब कहानी लिखने वाला बात नहीं है। आप 4-4.5 पेज में क्या कहानी बनाइएगा। 2 क्वेश्चन को एड्रेस करना है, कंटेंट फेंक के आना पड़ता है। कंटेंट, जितना कंटेंट पॉइंट बना बना के लिख के लाओगे उतना मार्क्स मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सीधे भर भर के कंटेंट दे रहा हूं। बाकी कहानी तो बुक में बहुत सारा है, मार्केट से उठाओ कहानी है बहुत सारा, ये मैं सीधे आपको कंटेंट दे रहा हूं। तो पलामू में विप्लव शाही और पीतम्बर शाही के लीडरशिप में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, विद्रोह स्टार्ट हुआ। क्योंकि पलामू भले आज झारखंड का पार्ट है बट उस टाइम में बिहारी था। अब साउथ बिहार में इस रिवोल्ट का जो नेतृत्व है वो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय कर रहे थे। दक्षिण भारत में, दक्षिण बिहार में, सॉरी। ठीक, ये सब लिखना है भाई। उसके बाद माधव सिंह ने क्या, सीएनपी, ठीक, उन्होंने रिवोल्ट की अध्यक्षता की। कहां पे, ये हम लोग जब भी देखो ये, बिकॉज आई टीच ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो जब भी छोटा नागपुर प्लेट्यू लिखना होता है तो मैं उसे सीएनपी लिखता हूं। तो सीएनपी मतलब होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में, और रांची उसका केंद्र बिंदु था इस रिवोल्ट का, तो वहां पे माधव सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। इस विद्रोह का माधव सिंह नेतृत्व कर रहे थे छोटा नागपुर रीजन में, और इस विद्रोह का केंद्र बिंदु रांची था। लेकिन कैप्टन मिडल्टन ने इसे बुरी तरीके से ब्रूटली दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था कैप्टन मिडल्टन ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। सिंहभूम वाले एरिया में, सिंहभूम झारखंड वाला एरिया है, उसमें अर्जुन सिंह नाम के एक राजा थे, और जिन्होंने कोल, है ना, कोल, जो कोल के बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने आप भारत में अलग अलग जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल को वो लीड कर रहे थे, कोल्स का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में कोल्स ने रिवोल्ट किया और इंग्लिश आर्मी को हराया भी, डिफीट भी किया। हाँ, हालांकि बाद में उनको फिर सप्रेस, मतलब कि फिर से हरा के ब्रूटली उसको सप्रेस किया गया था, लेकिन ब्रिटिश आर्मी को हराने में ये सफल हो गए थे अर्जुन सिंह इन द रीजन ऑफ सिंहभूम। और ये कोल्स की अध्यक्षता लीड कर रहे थे। ठीक, बताओ इतना तक ठीक है, कंटेंट मिल रहा है। तो ये था एस्पेक्ट बिहार का। बिहार में ये सब घटनाएं घटी थी, और इससे ज्यादा आपके पास देखिए कितने पॉइंट है। अगर पॉइंट गिन ले तो 1 2 3, अगर हर पेज में 3 भी गिने तो 3 3 6 3 9। ठीक है,
तो और फिर इधर 2-11, तो आपके पास लगभग 12 से 14 पॉइंट है। और क्या आप 12 से 14 पॉइंट, अरे आप 5 से 7 भी लिख दो तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए कंटेंट भर भर के है। अब अपने थर्ड पार्ट में, थर्ड फेज में चलते हैं। 1857 के हीरो, बिहार के स्पेशली अगर बात करें तो कुंवर सिंह के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, हर चीज का इस दुनिया में एक बड़ा ही प्यारा नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है, कॉज होता है, और तभी उसके पीछे उसका उसका है ना परिणाम या असर होता है, वो देखने के लिए मिलता है। तो कॉज क्या था? तो जो ब्रिटिश का जो ऑपरेसिव पॉलिसी था अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स और इन बिहार, ठीक, और इन्हीं लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल लॉर्ड्स में से एक थे वीर कुंवर सिंह। समझ में आया? मतलब ब्रिटिशर्स यार ये किसी के नहीं है। मतलब अभी तक जो 2-3 लेक्चर हम अपने देखे, उसमें अगर पिछले ही लेक्चर को अगर देख लिया जाए, जो कि हम लोग मुंडा और संथाल का रिवोल्ट पढ़े थे, वहां पे हमें देखने के लिए मिला कि पहले ये लोग जमींदार लैंडलॉर्ड्स का यूज करके जो संथाल और मुंडा हैं और जो ट्राइबल पीपल हैं उनका शोषण करते हैं। जब उनका शोषण करते करते वो पूरी तरीके से खत्म हो गए वो पूरी तरीके से कंगाल हो गए, तो अब इन्होंने बोला कि अब किसके पास रिसोर्सेज है, तो भैया अब तो जमीन और रिसोर्सेज जमींदार के पास है, अब इनका शोषण करो, है ना। ये चीज है, ये मतलब ब्रिटिशर्स ने किसी को नहीं छोड़ा, कि मतलब कोई भी नहीं बच सका इनसे। तो पहले तो जो भी ट्राइबल लोग हैं उनका ये क्या बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन हुआ, बाद में लैंडलॉर्ड्स, जमींदार्स, है ना, ये इन सब का शोषण हुआ। तो अब यहां पे मेन रीजन आता है कुंवर सिंह, द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रेबल्स, विद्रोही। अब क्योंकि दानापुर से जो विद्रोही सैनिक जो गए थे, वो इन्होंने क्या किया था, बोला था कि हाँ ठीक है ये हमारे नेता हैं, ठीक है, लीडर हैं। एंड द जमींदार ऑफ जगदीशपुर वाज ब्राउट टू द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, कंगाली के कगार पे ब्रिटिशर्स ने इनको ला दिया था। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सारा जब्त कर लिया था। समझो बात को। 80 साल के उम्र में वीर कुंवर सिंह को कोई सपना नहीं आया था। 80 साल से पहले भी समय था जब वो लड़ सकते थे, अगर भारत के लिए उनको लड़ना होता तो पहले भी लड़ सकते थे। लेकिन वो 1856 में जब सब कुछ जब्त किया जा रहा था, 1855-56 डॉक्ट्रिन, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब चीजें ऑन द इशू ऑफ मिस गवर्नेंस एंड मिस रूल, ये सब इल्जाम लगा लगा के जब जब फ्यूडल लॉर्ड से, तालुकदार से, जब राजाओं से, जब उनके जमीनें, जब उनकी रियासतें, जब उनके राज्य छीने जा रहे थे, तो इसी बीच में इनका भी छीन गया था, इनका भी छीन गया था। और ये इसलिए लड़ रहे थे कि काम करते हैं, जो हमसे छीन गया है उसको वापस लेते हैं। समझिएगा बात को। मेरा ये मानना है, बाकी हो सकता है कि कुछ लोग मुझे बोले कि ये तो गलत है, हम लोग इतिहास में कुछ और पढ़ते हैं, बट द ट्रूथ इज दिस ओनली। लेकिन ऐसा लिखना मत एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मार्क्स एकदम एकदम लिखना है कि एकदम देश के लिए समर्पित होकर एकदम भारत को आजाद करवाने के लिए ये लोग लड़ रहे थे, ऐसा लिखोगे। हाँ, फिल्मी बातें अच्छी लगती है ना लोगों को, रियल बातें अच्छी नहीं लगती। इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, उसका असर क्या हुआ? तो कॉज हमने देख लिया, ये रीजन था। उसका उसका असर ये था कि दानापुर से जो विद्रोही सैनिक थे, वो जो दानापुर के 3 प्लाटून या 3 पलटन जो था दानापुर रेजिमेंट वाला, वो सब पहुंचे कहां पे? आरा पहुंचे। और आरा पहुंचने के बाद बोले कि आप ही अब हमारे सरदार हो।
आप ही हमारे हो सरदार गब्बर सिंह। अब आपके अंदर में ही जो करना है हम लोग करेंगे। ठीक? नाउ अब इन सैनिकों का साथ पाने के बाद और धीरे-धीरे और लोगों का संख्या बढ़ता गया और देखते ही देखते ये नंबर जो है वो 10,000 तक पहुँच गया। 10,000 तक पहुँच गया और तब इस संख्या के साथ कुंवर सिंह ने पूरे आरा शहर के साथ-साथ वहाँ पर का जो सरकारी खजाना था उस पर भी कब्जा कर लिया और आरा शहर को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर दिया गया और इंडिपेंडेंट गवर्नेंस वहां पे डिक्लेयर कर दिया कि अब हम ये स्वतंत्र है और यहाँ के राजा हम हैं और यहाँ पे शासन हमारा चलेगा। ऐसा हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब इस चीज को इस चीज को देख के अंग्रेजों का मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो कौन आया? कैप्टन डनबार आए। ये सिख सैनिक लेके आए थे। इनकी सेना में सिख लोग ज्यादा थे, लेके आए क्योंकि मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं कि सिख लोग 1857 के क्रांति में सिख गोरखा ये सब जो है ना, इन लोगों ने भर भर के साथ दिया था अंग्रेजों का। तो ये जब कैप्टन डनबार आए तो जो आ, कौन? वीर कुंवर सिंह, ये वृक्क कला जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, उसमें बड़ा एक्टिव थे। तो इन लोग को आने दिया जंगल में छिपते गए सोन की तराई में, जो या जो सोन वाले एरिया में, सोन रिवर के बगल में जो जंगल है वहां पे छिपते गए। जब वो अंदर आ गए पूरा, तब अचानक से चारों तरफ से हमला कर दिया, बड़ी बुरी तरीके से मारा। बस कुछ लोग 10 20 50 लोग ही जान बचा के भाग पाए। तो कैप्टन डनबार की अगुवाई में ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट वीर कुंवर सिंह। लिखना, ये सब लिखना है, यही सब पॉइंट है जो लिख के आना है। लेकिन अंग्रेज कहां मानने वाले थे? तो मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में एक और पूरा तोप के साथ भेजा गया कि जाओ और कब्जा करके आओ। तो मेजर विंसेंट आयर की अध्यक्षता में आरा और जगदीशपुर पे अटैक करते हुए इन दोनों को अपने अंडर में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और वहां से जो वीर कुंवर सिंह हैं उन्हें जान बचाकर क्या हुआ? वहां से भागना पड़ा। ठीक। अब वहां से निकल गए और वहां से निकलने के बाद अब क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में मास्टर थे, ये अगले 6 महीने तक वेस्ट बिहार के जंगलों से ऑपरेट करते हैं और ब्रिटिश सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और इनके जो भाई थे, छोटे भाई थे, वो ऑपरेट कर रहे थे कहां से? कैमूर से। वो कैमूर से ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है। अब बात है कि ये इसी बीच तात्या टोपे से भी संपर्क साधने का प्रयास करते हैं और ये फिर बाद में जाके मिलते हैं किनसे? नाना साहेब से, और नाना साहेब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होते हैं। और जब एक बार उस विद्रोह में नाना साहेब को सफलता प्राप्त हो जाती है और पूरा कानपुर शहर नाना साहेब अपने कब्जे में ले जाने में, मतलब कि कब्जे में कर लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो 29 नवंबर को यह घटना होती है कि पूरा कानपुर शहर पे नाना साहेब का कब्जा हो जाता है। तो अब उसके बाद ये कौन? वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। मार्च 1858 की बात है। कुछ रेबल्स, मतलब विद्रोही जो बेतवा के थे, उनके सहायता से इन्होंने कैप्टन मिडल्टन को हराया। ठीक है, ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। आजमगढ़ में भी इन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ वहां पे के क्षेत्रीय व्यक्ति अली करीम और उनके साथ के जो कुछ सिपाही थे, उनके मदद से आजमगढ़ में इन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया, वीर कुंवर सिंह ने। बाद में इन्होंने बनारस पे भी हमला किया, लेकिन वो हमला उतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया। ठीक।
उसके बाद बीच में और भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं, इधर उधर लुका छुपी गुरिल्ला वॉरफेयर में चीजें होती रहीं। वैसे कहानी बनाने के लिए रात भर कहानी चलेगा, लेकिन जो मेन इंसिडेंट है वो है 23 अप्रैल 1858 इन जगदीशपुर। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराया अंडर ली ग्रैंड। ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप खुद फेल होने का तैयारी कर रहे हैं, ये आपको लिख के लाना है। और इसीलिए इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। 23 अप्रैल 1858 जगदीशपुर में ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को इन्होंने हराया। उसी लड़ाई के दौरान ये भारी जख्मी हो गए और ठीक 3 दिन बाद 26 अप्रैल को, है ना, उस इंजरी के वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक, अब देखो लास्ट में रीजन जो भी हो, वजह जो भी हो, बट जिस तरीके से लगभग 80 इयर्स की उम्र में इन्होंने जिस बहादुरी का परिचय दिया, जिस तरीके से, तो आज भी इनकी मिसालें दी जाती हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर मेरी आधा, मतलब मैंने जो बोला वो सिर्फ आधा पार्ट था, आधा पार्ट अब इधर है। ये चैप्टर पूरा हुआ, बट मैं आधा पार्ट कंप्लीट करता हूं कि उस समय छोटे छोटे राज्य थे, प्रोविंस थे। कंप्लीट इंडिया का कॉन्सेप्ट उस समय उतना क्लियर नहीं था। वो राज्य उस पे हमला कर रहा है, वो राज्य उस पे हमला कर रहा है, तो ये ऐसे चला करता था। उस टाइम में भी अगर अपना स्टेट, अपना रियासत या अपना राज्य या अपना गांव के लिए अगर जो व्यक्ति लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो मतलब हम यही मानेंगे कि वो अपने देश, अपने मिट्टी के लिए ही लड़ रहा है। एंड वीर कुंवर सिंह सेट अ वेरी वेरी ग्रेट एग्जाम्पल, और इसीलिए ये हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखो हर चीज जीरो से स्टार्ट होता है। वीर कुंवर सिंह ने जो स्टार्ट दिया है ना, रानी लक्ष्मीबाई ने जो स्टार्ट दिया, नाना साहेब ने जो स्टार्ट दिया, वही स्टार्ट तो फिर जाके हम लोग जो है वो किसी और लेवल तक पहुंचाते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट में, है ना, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, तो इसको अलग लेवल पे हम लोग पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। तो ये इसीलिए इसको बोला गया है इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया पे किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। किसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे? वजह चाहे जो भी हो, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर ये सफल होते तो किसकी जीत होती? पूरा भारत जीतता। दैट्स वाई बोला गया है कि इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सोचने का तरीका है। इसीलिए मैंने बोला है कि हिस्ट्री एक ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसको जितने लोग पढ़ेंगे उतना निष्कर्ष निकलेगा। अपना अपना निष्कर्ष है। इसी खूबसूरत लेक्चर के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।